Very good morning, students. Yesterday we discussed about the various financial institutions which provide funds as well as technical and managerial assistance to the business organizations. We have already discussed its merits. Now let us discuss some of the limitations of financial institution as a source of finance. Right. So first limitation बेटे, जो financial institutions हैं, these follow rigid criteria for the grant of loans. So their criteria is rigid, no flexibility is there. So many formalities are involved, right? So it makes the procedure quite time consuming and expensive. So whenever, businessman is in need of say working capital, or it is in need of funds which are required immediately or within a span of say a month, in that case the financial institution as a source of finance wouldn't be very suitable for you, because the procedure followed by these institutions is rigid and too many formalities are also involved. So it makes the procedure quite time consuming and expensive, right? Then bete, certain restrictions such as restriction on dividend payment are imposed on the powers of the borrowing company by the financial institution. So if any company borrows funds from the financial institution, then financial institutions may impose certain restrictions on such companies. In companies की जो power है, these companies are autonomous companies. ये freedom चाहती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहती हैं अपनी वर्किंग में, ये किसी रिस्ट्रिक्शंस में काम नहीं कर सकती. प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जब हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट्स उड़ जाते हैं. प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट ही है कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो अपनी मनमर्जी से काम कर सकता है, तो इसीलिए वो अपॉर्चुनिटीज टैप कर सकता है. लेकिन जब हम उसकी इस फ्रीडम को ही उड़ा देंगे, हम उसकी जो पावर्स हैं उसको ही बाइंड कर देंगे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर देयर वर्किंग. ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब भी प्राइवेट कंपनीज को फंड्स देती हैं तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि डिविडेंड पेमेंट, क्योंकि उनको ये रहता है कि हमारा लोन वापस आ जाना चाहिए. ठीक है, हमारे इंटरेस्ट में कोई डिले नहीं होना चाहिए. तो अगर कंपनी डिविडेंड पे आउट करेगी तो नेचुरली उसके प्रॉफिट्स जो है वो सफर करेंगे. ठीक है, तो उसकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी, डेट सर्विसिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी डिविडेंड पेमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं. देन बेटे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर एक कंपनी ने काफी ज्यादा लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन दैट केस ये अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने नॉमिनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिप्यूट कर देते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटे शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट करते हैं. शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर सारे डिसीजंस लेते हैं. उनको हमने ही नॉमिनेट किया होता है, हमने मींस शेयर होल्डर्स ने नॉमिनेट किया होता है, राइट? तो यहाँ वो क्वालिफाइड शेयर्स लेके डायरेक्टर्स बने होते हैं. So they are the major stakeholders of the company. They take all the major decisions of the company. But if much of your capital, suppose आपने owners capital ली है, आपको मैंने पहले बताया ना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनर्स फंड्स भी देते हैं और बोरोड फंड्स भी देते हैं. तो अगर आपने ओनर कैपिटल ली है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ एक्सटेंट का शेयर होल्डर बनाया है, ओनर बनाया है, तो इन दैट केस दे मे हैव देयर नॉमिनीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जब वो नॉमिनी आ जाएंगे तो वो कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगे, ऑब्वियसली दे विल हैव अ वोटिंग राइट. So in this way company may feel that their powers are being restricted. ठीक है. So this was about financial institutions as a source of finance. Then one more is intercorporate deposits. बेटे जो intercorporate deposits हैं, नाम से देखो intercorporate. Sometimes we tell you ना कि बेटे ये inter school competition हो रहा है, how many of you want to participate? So inter school competition का मतलब होता है एक का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन है. ठीक है, अब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब एक कॉर्पोरेट
दूसरी कॉर्पोरेट को डिपॉजिट्स दे रही है। तो यू नो द वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड में कितनी कॉर्पोरेट्स कंपनीज हैं और किसी को पैसों की जरूरत है और किसी के पास पैसे सरप्लस में है। सो देयर वाज एन आइडिया कि व्हाई नॉट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स अमंगस्ट देमसेल्व्स। अगर एक कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है और दूसरी कंपनी के पास फंड सरप्लस में पड़े हुए हैं, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस में बेटे आइडल फंड्स रखना एक तरह का क्राइम है। फंड्स को यूज करना है, फंड्स को पैसों से पैसा बनाना है। अगर आप पैसों से पैसा नहीं बनाते हो, 1 करोड़ रुपया आपके पास, आप उसको अपने पास रख लेते हो, 10 साल बाद 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहता है, तो यू आर नॉट अ ट्रू बिजनेसमैन। So what would you do with 1 crore if you have surplus of it? आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, आपके पास सरप्लस लिक्विडिटी पड़ी हुई है 1 करोड़ रुपीस, तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? You can lend these funds another corporate, एक कंपनी को दे सकते हैं आप ये फंड्स। ये कंपनी जिसको पैसों की जरूरत है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपसे पैसे ले सकती है। ठीक है, आरबीआई इसको रेगुलेट करती है और जो इसका मिनिमम टाइम पीरियड है वो 7 डेज रहता है। मतलब कम से कम एक कंपनी दूसरी कंपनी से 7 दिन के लिए फंड्स ले सकती है और इसको 1 साल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन पहले ही डिसाइडेड होता है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए लिए हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, intercorporate deposits are of 3 types. 1, 3 months deposits, that is those deposits which are issued for period of 3 months. Second, 6 months deposits, those deposits which are issued for the period of 6 months. And call deposits. Call deposits का मतलब क्या है बेटे? On demand आप अपने फंड्स वापस ले सकते हो। सपोजिंग यू हैव आपने कॉल डिपॉजिट्स दिए, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 1 करोड़ रुपया दिया और कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया, उसने कहा कॉल डिपॉजिट्स इसको मान लो। तो इन दैट केस अगर आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको अपने पैसों की जरूरत पड़ गई, यू कैन रिक्वेस्ट द कंपनी, यू कैन कॉल बैक योर फंड्स फ्रॉम दैट कंपनी और उतने टाइम पीरियड का वो इंटरेस्ट चार्ज कर दे देगी आपको। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना होता है इनके ऊपर? इट मे बी फिक्स्ड, इट मे बी फ्लोटिंग। मतलब फिक्स्ड का मतलब आपने जितने का दिया, जो आपने मेंशन किया है इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स देते हुए, जो आपका अग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर आपने मेंशन किया कि 7% है, 8% है, 10% है। फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड फिक्स्ड रहेगा। फ्लोटिंग का मतलब ये है कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं इकोनॉमी में, सपोज करो इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो अगर आपने फ्लोटिंग पे लिया है तो आप भी, कंपनी जो लेंडर कंपनी है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। ठीक, अगर फ्लोटिंग है और मार्केट के इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो उसको कम भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बढ़ेंगे तो ही उसकी वो चेंज करेगा, अगर कम होते हैं इवन देन। फ्लोटिंग का मतलब है कीप्स ऑन चेंजिंग। अब कितना इंटरेस्ट रेट होता है? अगेन दैट डिपेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं 8% होता है, 9% होता है, नहीं। ठीक है, दीज आर यूजुअली हायर देन दी बैंक्स। बैंक से आप पैसा लेने जाओगे, हो सकता है आपको 8% पे मिल जाए, लेकिन आप एक कंपनी से लोगे तो आपको 9% पर मिल जाएगा। ये अनसिक्योर्ड होते हैं बेटे, दीज आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स made by one company with another company. That's why interest rates are higher than the bank. समझ में आ गया ना क्यों? जैसे मेरी एक कंपनी है तो मैंने बैंक से मैं पैसे लेने जाती हूँ तो बैंक कहता है ठीक है 8% पे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप कौन सा एसेट मॉर्टगेज करोगे? मतलब सिक्योरिटी मेरे को देनी पड़ेगी। अगर मेरे पास कोई एसेट नहीं है तो मैंने एक दूसरी कंपनी को बोला, उसने कहा मेरे पास सरप्लस पड़े हुए हैं आप ले लो। मैंने कहा ठीक है दे दो, बैंक तो मेरे से 7% चार्ज कर रहा है। तो वो कंपनी कहेगी नहीं, मेरे को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट 8% चाहिए। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म फंड्स की जब इनसफिशिएंसी होती है नॉर्मली, तभी इन फंड्स का, इस सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। These are intercorporate deposits. यहाँ तक क्लियर बेटे? So far we have discussed about the source of funds.
categorized into owners funds and borrowed funds. Now बेटे, अब इंडिया में सिर्फ इंडियन कंपनीज तो नहीं है, और अगर इंडियन कंपनीज भी हैं तो दे ऑल्सो want to expand their operations in foreign countries, isn't it? Similarly, some multinational corporations are also there, so they also need funds to expand their operations not only in India but also in other countries. So कहने का मतलब ये है कि जब एक कंपनी एक्सपैंड करती है तो उसको ना सिर्फ इंडियन करेंसी की जरूरत है, उसको फॉरेन करेंसी की भी जरूरत पड़ती है to extend its operations, to make import of capital goods, or for fulfilling other needs of the company. It may need foreign currency. So foreign currency आपको इंडिया से नहीं मिलेगी, आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलेगी. So which means we need to discuss what are the international sources of finance available to the companies. So various international sources are there from which we can generate funds in foreign currency. One is commercial bank. So commercial banks जो हैं वो भी आपको loans दे देते हैं foreign currency में. जैसे आपको पता होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है इंडिया में, ये वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी लोन है टू इंडियन इंडस्ट्री. एनी वन ऑफ यू, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज अ फॉरेन बैंक, ये इंडियन बैंक नहीं है, ये इंडिया में इसके ऑपरेशंस हो रहे हैं, बट ये एक जिस तरह से बेटे MNCs होती है ना, सैमसंग है वो कोरियन कंपनी है लेकिन इंडिया में ऑपरेशन कर रही है, इसी तरह से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है इसी तरह HSBC ये फॉरेन बैंक्स हैं, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सबसे पुराना फॉरेन बैंक है इंडिया में. तो अगर आपको फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए तो यस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या कमर्शियल बैंक्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स. देन देयर आर अदर इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स. एक्सिम बैंक है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी आपको फॉरेन करेंसीज में फंड्स प्रोवाइड कर देते हैं. बट देन मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स of raising funds through foreign currency is international capital market. अब +2 में आप कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे. स्टॉक एक्सचेंज को ही हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, ठीक है? पता है ना आपको व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? जहां पर स्टॉक्स की, शेयर्स की, सिक्योरिटीज की, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग चलती है, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट. तो अगर आपको कैपिटल मार्केट से फॉरेन करेंसी में फंड्स रेज करने हैं, यू हैव 2 सोर्सेस. वन इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अनदर इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स. GDR हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एंड ADR. ठीक है, क्या होते हैं GDR बेटे? GDR एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी इशू करती है. ठीक है, इंडियन कंपनी इशू करती है टू रेज फंड्स इन अ फॉरेन करेंसी. ठीक है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एन इंडियन कंपनी इन फॉरेन कंट्री. हम उसको कहाँ पे इशू करते हैं? फॉरेन कंट्री में इशू करते हैं ताकि हम फॉरेन करेंसी में फंड्स रेज कर सके. और ये जो GDR है, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, तभी बेटे फॉरेन आपको करेंसी मिलेगी ना. अगर फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है ये, इट इज ट्रेडेड इन ए फॉरेन एक्सचेंज. इसकी जो ट्रेडिंग है वो फॉरेन एक्सचेंज में होती है. सो हियर आई एम highlighting the meaning of GDR. A GDR is an instrument issued abroad. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बाहर वाली कंट्री में इशू किया जाता है. जैसे अगर आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने, आप इंडिया में इशू करते हैं ना, जब आप इंडिया में इशू करते हैं तो आपको उसके बदले रुपीज
में फंड्स आते हैं, लेकिन जीडीआर से आपने डॉलर्स रेज करने हैं तो आप इसको कहाँ इश्यू करेंगे? इंडिया में इश्यू नहीं करेंगे। कहाँ इश्यू करेंगे? अब्रॉड। कौन इश्यू कर रहा है? इंडियन कंपनी। क्यों कर रही है? टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी एंड इट इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन ए फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जस्ट गो थ्रू द मीनिंग ऑफ जीडीआर वंस मोर. GDR is an instrument issued abroad by an Indian company to raise funds in some foreign currency, and it is listed and traded on a foreign stock exchange. ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है? किस तरह से GDR इशू किया जाता है? क्या कोई भी कंपनी अपने जिस तरह से शेयर्स इशू करती है, GDR बना, उसका नाम GDR दे दिया और रुपीस की जगह डॉलर डिनोमिनेट कर दिए? नो, द प्रोसेस इज नॉट सो सिंपल. एक कंपनी, बेटे देखो, जब आपने कैपिटल मार्केट से फंड्स रेज करने हैं तो इन दैट केस आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. कैपिटल मार्केट से फंड्स रेज कर रहे हो ना, तो आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. अगर वो शेयर्स आप रुपी में इशू करोगे तो आपको रुपीस आएंगे. आपको क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी. तो उसका प्रोसेस क्या है? पहले तो आपके जो लोकल करेंसी शेयर्स है ना, आप उनको एक डिपॉजिटरी बैंक में दे दीजिए. अब ये जो डिपॉजिटरी बैंक है ये इंडिया का नहीं रहेगा, ये आपने जौन सी कंट्री से फंड्स रेज करने हैं उसका डिपॉजिटरी बैंक. ठीक है, डिपॉजिटरी बैंक मतलब वो बैंक जिसको ये अथॉरिटी है कि वो आपके शेयर्स को लेके उसको जीडीआर में कन्वर्ट कर सके. सो एक डिपॉजिटरी है वो. जिस तरह से आप बैंक के लॉकर में अपने पैसे जमा कराते हैं, उसी तरह डिपॉजिटरी बैंक का भी पर्पस यही होता है कि वो आपके शेयर्स को संभाल के रखता है. सो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक में आपने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए. ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा? ये शेयर्स अपने पास रख लेगा और इनके बिहाफ पे एक रिसीट इशू कर देगा. उस रिसीट को कहते हैं डिपॉजिटरी रिसीट. डिपॉजिटरी रिसीट समझो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने शेयर्स का जो डिपॉजिट है उसके बेसिस पर, उसके अगेंस्ट आपको एक रिसीट दे रहा है, एक एक्नॉलेजमेंट की तरह है कि भाई हाँ आपके 1000 शेयर मेरे पास हैं. ठीक है, तो उसके बदले वो क्या करता है? वो क्या करता है? शेयर्स को से 10-10 के लॉट में डिवाइड कर देता है. तो 10-10 1000 शेयर है, 10-10 के लॉट बन गए, 100 लॉट बन गए. 100 लॉट बन गए ना, 10 का एक लॉट बना तो 100 लॉट बने. 100 into 10 1000. अब ये जो 10 का लॉट है, ये 10 शेयर्स इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड है, लोकल करेंसी में डिनोमिनेटेड है. तो ये डिपॉजिटरी क्या करेगी? इस 10 के बिहाफ पे एक रिसीट इशू करेगी. ठीक है, उसको कहा जाएगा डिपॉजिटरी रिसीट. और उसको वो, जैसे सपोज करो ये जो शेयर्स हैं इनकी फेस वैल्यू 10 शेयर हैं, इनकी फेस वैल्यू 100 रुपए है. हर शेयर की 10 रुपए है तो 10 शेयर की 100 रुपए हो गई. ठीक है, तो ये 10 शेयर के बेसिस बिहाफ पे एक रिसीट देगा और उसकी वैल्यू डॉलर्स में डिनोमिनेट कर देगा. सपोज उसने कहा ये जो मैंने 10 शेयर रखे हैं इसके अगेंस्ट ये लो ये डिपॉजिटरी रिसीट कि जी आपके मेरे पास 10 शेयर आ गए. अब ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है इसकी वैल्यू किस में वो देगा? डॉलर्स में. सपोज उसने दे दिया $1. 1 GDR इक्वल्स $1. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि शेयर्स GDR में कन्वर्ट हो गए. शेयर्स लोकल करेंसी में डिनोमिनेटेड थे लेकिन GDR डॉलर्स में डिनोमिनेटेड है. और 1 GDR is equal to number of shares. In this case equal to 10 shares. ठीक है, सो बेटे डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है? वो डिपॉजिटरी रिसीट इशू करता है अगेंस्ट दीज शेयर्स. सच डिपॉजिटरी रिसीट्स denominated in US dollars are known as global depository receipts. ठीक, सो इसका मतलब
ये GDR जो है शेयर्स की तरह ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन गया। नेगोशिएबल मींस शेयर्स को भी आप जब मर्जी चाहो बेच सकते हो, जब मर्जी चाहो खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये भी GDR की तरह शेयर्स की तरह एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। आप इसको फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, जिस तरह से आप शेयर्स को ट्रेड करते हो। देन holder of GDR can convert it into number of shares it represents any time। अगर आप इसको शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो भी आप किसी भी टाइम इसको कन्वर्ट कर सकते हो। फिर जो GDR होल्डर्स हैं, जिसने भी, अब बेटे उसके बाद, अच्छा आपको GDR में हमने कन्वर्ट कर दिया, अब ये जो GDR है इनकी ट्रेडिंग इंडिया में नहीं होगी। जो इंडियन शेयर्स थे, रुपी में डिनोमिनेटेड थे, उनकी ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में हो रही थी। बट अभी क्या हुआ, अभी हमने शेयर्स को डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया, शेयर को GDR में कन्वर्ट कर दिया, रुपीस की जगह डॉलर में डिनोमिनेट कर दिया। अब इसकी ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होगी, ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में होगी। इसको इंडियंस नहीं खरीद पाएंगे, इसको फॉरेन सिटीजन्स ही खरीद पाएंगे, ठीक है। अब जिसने भी GDR खरीदा, वो इवन दो वो कंपनी का शेयर होल्डर है, एक तरह से ओनर है, लेकिन GDR होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते, ठीक है। ये हमारी एक प्रोविजन है कि हम GDR होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। तो इनको क्या मिलेगा, ओनरशिप तो मिली नहीं, क्या मिला, डिविडेंड मिलेगा। वोटिंग राइट्स नहीं मिले लेकिन डिविडेंड मिलेगा, यानी प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलेगा। सेकेंडली कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है कि आपने GDR खरीदा $1 का, वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, उसकी डिमांड काफी बढ़ गई, अब वही $5 का हो गया, आप उसको बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, यानी योर कैपिटल हैज बीन एप्रिशिएटेड, ठीक है। So far बेटे many Indian companies like Wipro is there, Infosys, Reliance, ये सब इंडियन मेजर कंपनीज हैं जिनके नाम आपको पता है, ICICI, these have raised funds through the issue of GDRs, right? On the same line, there is American Depository Receipt. How can we define American Depository Receipts? जैसे आपने GDR को किया, an ADR is an instrument issued abroad by an Indian company to raise funds in US dollars, and it is listed and trading on US stock exchange. अगर हम particularly US market के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ठीक है, इंडियन कंपनी है, उसको डॉलर्स में फंड्स चाहिए, तो उसने क्या किया, अपने जो लोकल शेयर्स हैं जो कि रुपी में डिनोमिनेटेड है, उनको अमेरिकन डिपॉजिटरी में दे दिया। अब अमेरिकन डिपॉजिटरी इनको रख के इसके अगेंस्ट अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देगी, which is denominated in US dollar. Now this will be traded in US stock exchange and this will be purchased, of course, क्योंकि US stock exchange पे इसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो इसको कौन खरीदेगा, US के इन्वेस्टर्स ही खरीदेंगे, यानी अमेरिकन इन्वेस्टर्स, ठीक है। So this is American Depository Receipts. Is it clear? Difference पता चल गया बेटे? GDR can be issued by an Indian company to in any other foreign country, but ADR is issued by an Indian company only in US. GDR can be traded in any foreign stock exchange. ADR is listed and traded only in US stock exchange. GDR can be purchased by any foreign citizen, but ADR can be purchased only by American citizen. And the rules of ADR are more strict as compared to GDR. ठीक है? On the same lines, there are Indian depository receipts. तो जिस तरह से बेटे इंडियन कंपनी फॉरेन करेंसी में फंड्स चाहती है, इसी तरह से फॉरेन करेंसी को भी इंडियन रुपी की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं,
वो अपने जो शेयर्स होते हैं वो इंडियन डिपॉजिटरी में जमा करा देते हैं। ये जो इनके शेयर्स होते हैं ये उनकी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होते हैं। जो इंडियन डिपॉजिटरी है वो शेयर्स ले लेती है, रख लेती है अपने पास, और उसके बेसिस पर रिसीट इशू करती है, और वो रिसीट जो है उसकी डिनोमिनेशन इंडियन रुपी में की जाती है। सो हेंस दीज आर नेम्ड एज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इट इज an instrument issued by a foreign company in India to raise funds in Indian rupee. ठीक है, सो इसकी जो बेटे ट्रेडिंग है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। ठीक है, so according to SEBI guidelines, IDRs are issued to Indian residents in the same way as the domestic shares are issued. The issuer company may make a public offer in India and residents can bid in exactly the same format and the method as they bid for Indian shares. Again, Standard Chartered PLC was the first company that issued Indian depository in Indian security market in 2010. ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है। फॉर FCCB इज नॉट इन अवर सिलेबस, फैक्टर्स आर देयर so that you can do on your own. So that's all for today, beta. Tomorrow we will be starting with the new chapter. Anyone having any doubt, you can ask.